यह स्पष्ट है कि पंडित रामप्रसाद ने जिन बंगाली नेताओं का जिक्र किया है उनमें शचीन्द्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, गोविंद चरण कार और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य ही हो सकते हैं। बाकी बंगाली क्रांतिकारी, जैसा कि मैं कह चुका, कार्यकर्ता मात्र थे। स्वयं मुझे तो पंडित राम प्रसाद के ही नेतृत्व में अधिक काम करने का मौका मिला और कभी किसी प्रकार की बदमज़गी हुई हो ऐसा याद नहीं आता। फिर भी पंडित राम प्रसाद जो बातें इस संबंध में लिख गए हैं वो बिल्कुल कार्य कारण संबंध से बाहर नहीं है, जैसा कि आगे चलकर पाठक को मालूम हो जाएगा। दल के अंदर स्वाभाविक रूप से दो भाग थे, एक संगठन पर जोर देता था और दूसरा अस्त्र शस्त्र संग्रह करता था, डकैतियों की योजना बनाता था और उन्हें कार्यान्वित करता था। शेषोक्त भाग के नेता पंडित राम प्रसाद थे, क्योंकि मैनपुरी षड्यंत्र के सिलसिले में उन्हें डकैतियाँ डालने तथा अस्त्र शस्त्र संग्रह करने के संबंध में बहुत सुंदर ज्ञान हो गया था। जैसा कि मैंने अपनी आत्मकथा में विस्तार के साथ लिखा है, आतंकवादी क्रांतिकारी दलों में कई बार अफसरों की हत्या करना और डकैतियाँ डालने को मुख्यता देने की प्रवृत्ति होती है और उसमें जो लोग भाग लेते हैं वे दल के नेता बन जाते हैं, पर दूसरे लोग ऐसे लोगों को बार बार असली लक्ष्य को की ओर सन्नद्ध करते रहते हैं। इस प्रकार कुछ तानातानी हुई की सृष्टि हो सकती है। हम लोग 1925 से 26 सितंबर को गिरफ्तार कर लिए गए। सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी इसके पहले गिरफ्तार हो चुके थे। सान्याल को राजद्रोह में सजा हुई थी और योगेश चंद्र चटर्जी नज़रबंद थे। ये दोनों नेता अपनी अपनी जेलों में से काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में लाए गए। यद्यपि बनवारीलाल बनारसीदास और इंदुभूषण मुखबिर बन गए थे, फिर भी पुलिस को काफ़ी झूठी गवाहियों और सबूत एकत्र करने पड़े। मुकदमा डावाडोल था, क्योंकि यदि इस्तगासे की तरफ से पंडित जगत नारायण मुल्ला थे तो हमारी तरफ से एक डिफेंस कमेटी थी, जिससे मोतीलाल नेहरू, बाबू शिवप्रसाद गुप्त, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, श्री जवाहरलाल नेहरू, बाबू श्री प्रकाश आदि किसी न किसी रूप में संयुक्त थे। और हमारे वकीलों में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, मोहनलाल सक्सेना, साथ ही कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर B.K. चौधरी थे। इसलिए पुलिस को भरोसा नहीं था कि मुखबिरों और झूठी गवाहियों के बावजूद वह सबको सज़ा दिलवा सकेगी। इस कारण पुलिस की ओर से हमारे नेता यानी सर्वोपरि शचीन्द्र नाथ सान्याल से पुलिस वालों की बातचीत चली। बंगाल के क्रांतिकारी इतिहास में ढाका षड्यंत्र का एक उदाहरण मौजूद था, जिसमें पुलिस वालों में और गिरफ्तार क्रांतिकारियों में एक समझौता हुआ था। इसके अनुसार क्रांतिकारियों ने कुछ हद तक दूसरों को बिना फंसाए हुए अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था और उसके फलस्वरूप पुलिस वालों ने 2-1 आदमियों पर जो फांसी तथा काले पानी का मुकदमा बनता था उसे इतना नरम कर दिया था कि वह साबित ही न हो। नतीजा यह हुआ कि सब लोगों को थोड़ी थोड़ी सज़ा हो गई थी, पर किसी को बड़ी सज़ा नहीं हुई थी। इसी तरीके पर यहाँ भी बातचीत चली और स्वाभाविक रूप से यह बातचीत शचीन्द्र नाथ सान्याल के साथ चली। अवश्य वे इसकी सूचना दूसरे नेताओं यानी पंडित राम प्रसाद, योगेश चंद्र, सुरेश चंद्र, विष्णु शरण दुबली, राजेंद्रनाथ लाहड़ी आदि को देते थे। हम लोगों तक इसकी भनक ही आती थी, कभी कोई प्रामाणिक बात नहीं आई। हाँ, जब सज़ा आदि हो गई और हम लोग जेलों में तितर बितर कर दिए गए, फांसियाँ भी हो गई, तब इसका ब्यौरेवार पता चला। संक्षेप में इतना ही बताया जाए कि हमारे नेता समझौते में इस बात पर अड़ रहे थे कि
किसी को फांसी न हो जाए, इस बात से पंडित रामप्रसाद को ही सबसे अधिक फायदा था। अवश्य दल को फायदा उससे अधिक था, क्योंकि यह तो सभी को मालूम था और हमारे वकील भी यही कहते थे कि यदि काकोरी षड्यंत्र में किसी एक व्यक्ति को फांसी होती है तो पंडित रामप्रसाद को जरूर होगी। बाकी किसे फांसी होगी या नहीं होगी, इस संबंध में मतभेद था। दूसरे शब्दों में शचीन्द्रनाथ सान्याल तथा उनके सलाहकार पंडित रामप्रसाद के साथ साथ अन्य फांसी वालों को बचाने के लिए ही यह वार्ता चला रहे थे। पर पुलिस वालों ने शायद हिसाब लगा लगू कर यह देखा कि समझौते के बिना ही उनकी कार्य सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि हमारा अंग्रेज जज हैमिल्टन बहुत ही सख्त आदमी था। उसकी शोहरत यह थी कि वह जहाँ गुंजाइश रहती थी वहाँ फांसी जरूर देता था। बड़ी सजाओं की तो बात ही नहीं है। इसलिए एकाएक पुलिस वालों ने वार्ता चलानी बंद कर दी। पर शचीन्द्रनाथ सान्याल ने एक सुयोग्य नेता की तरह किसी को भी कानो कान इसकी खबर नहीं होने दी, क्योंकि जो आशा बंधी थी उसे वे तोड़ना नहीं चाहते थे। अब तक वे पंडित रामप्रसाद से तथा अन्य लोगों से इस मामले में सलाह लेते थे, पर अब उन्होंने इस संबंध में एकाएक चुप्पी साध ली और यह कहते रहे कि वार्ता चल रही है, पर उसका कोई ब्यौरा नहीं देते थे। विशेषकर उन लोगों को नहीं देते थे जिनको फांसी होने की जरा भी संभावना थी। ऐसा मालूम होता है कि पंडित रामप्रसाद ने इसका यह अर्थ लगाया कि भीतर भीतर बातचीत जारी है और अब शचीन्द्रनाथ सान्याल फांसी की संभावना युक्त लोगों को खुदा के भरोसे छोड़कर पुलिस से कोई ऐसा पेच चला रहे हैं जिससे कि वे स्वयं छूट जाए या उन्हें नाम मात्र की सजा हो इत्यादि। इसी कारण उनके मन में उनके विरुद्ध भावनाएं उत्पन्न हुई और वे भीतर भीतर बुदबुदाती रही। पंडित रामप्रसाद की सारी पृष्ठभूमि का यदि हम अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि उनका इस प्रकार संदेह करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। काकोरी षड्यंत्र के पहले वे मैनपुरी षड्यंत्र में फरार थे। उसमें ऐसा हुआ था कि जब सबको सजा हो गई और 1919 में आम माफी का समय आया, उस समय जेल के अंदर के साजायाफ्ता क्रांतिकारियों ने सरकार से कुछ समझौता कर लिया, जिसके फलस्वरूप वे आम माफी में शामिल कर लिए गए। पर इसमें भी मुकुंदीलाल को शामिल नहीं किया, जो बेचारे आम माफी में नहीं छूटे और पूरी सजा काटते रहे। यह मुकुंदीलाल बाद को चलकर काकोरी षड्यंत्र में आ गए और उन्हें आजन्म काले पानी की सजा मिली। मैनपुरी षड्यंत्र में जो लोग फरार थे उनको भी उक्त समझौते का कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए मैनपुरी षड्यंत्र के भूतपूर्व सदस्य होने के नाते पंडित रामप्रसाद का यह संदेह कुछ अनुचित नहीं था। और चूंकि काकोरी षड्यंत्र में परिस्थिति यह थी कि शचीन्द्रनाथ सान्याल ही नेता थे और योगेश चंद्र चटर्जी से वह सलाह लेते थे, इसलिए यदि पंडित रामप्रसाद का क्रोध सारे बंगाली नेताओं यहाँ तक कि बंगालियों पर चला गया तो इस पर हमें विशेष आश्चर्य नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि शचीन्द्रनाथ सान्याल ने रामप्रसाद बिस्मिल को समझौते की असफलता के संबंध में पूरी बात न बताकर वार्ता जारी है ऐसा स्वांग रचा, यह कहा तक उचित था। पंडित रामप्रसाद तपे हुए पुराने क्रांतिकारी थे और उनसे यह आशा की जा सकती थी कि वे इस बुरी खबर को, जिसका अर्थ निश्चित फांसी था, अच्छी तरह झेल लेते, जैसा कि उन्होंने बात को बड़ी बहादुरी के साथ फांसी चढ़कर प्रमाणित कर दिया। पर केवल पंडित रामप्रसाद की बात ही नहीं थी, दूसरे ऐसे लोगों की भी बात थी जिनको फांसी की संभावना थी। पंडित रामप्रसाद को तो पूरी बात बताना ठीक होता, इसमें कोई संदेह नहीं, पर दूसरों का दिल पहले से दुखाने या निराश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने सारी बात पाठकों के सामने रख दी। पाठक इस पर अपनी राय बना सकते हैं। इस संबंध में दोनों मत के लोग मिलेंगे। शचीन्द्रनाथ सान्याल ने ठीक किया
हो या न किया हो, इस उसके लिए उन पर अधिक से अधिक यही दोष लग सकता है कि उन्होंने सही फैसला नहीं किया। उन पर कोई पक्षपात या नैतिक अपराध लागू नहीं हो सकता। पर केवल इतनी सी बात पर पंडित रामप्रसाद ने उन नेताओं की निंदा ही नहीं की, बल्कि उन पर प्रांतीयता का जो आरोप लगाया वह संपूर्ण रूप से अनुचित था। यद्यपि जैसा कि मैं पहले ही लिख चुका हूँ, यह दुर्भाग्यपूर्ण परिणति कार्य कारण संबंध से बाहर नहीं थी। यदि एक या 4-5 या 10 बंगाली क्रांतिकारियों ने गलती की भी, मैं देख चुका हूँ कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो भी इसको यह रूप देना तो पंडित जी ने दिया, संपूर्ण रूप से अप्रत्याशित और अनुचित था। इससे अच्छा तो यह था कि वे नाम लेकर उन्हें भविष्य पीढ़ियों के सामने बुरा कह जाते और उन पर स्पष्ट अभियोग लगाते। मैं इस अप्रिय और दुर्भाग्यपूर्ण विषय पर इससे अधिक नहीं कहना चाहता। कहीं मैं गलती न कर जाऊँ, इसलिए जो कुछ मैं लिख रहा हूँ उसके संबंध में मैंने उस समय के अत्यंतम नेता और इस समय संसद सदस्य अपने अग्रज तुल्य मित्र श्री विष्णु शरण दुबली से बातचीत कर ली है और उन्होंने मुझसे पूरी सहमति प्रकट की है। इस संबंध में मेरे विद्वान मित्र श्री भगवानदास माहौर के वे वक्तव्य भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि जब पंडित रामप्रसाद की आत्मकथा प्रकाशित हुई, उसके बाद भी क्रांतिकारी आंदोलन बराबर चलता रहा और उसमें सभी प्रांतों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे और किसी मौके पर किसी में कोई प्रांतीयता देखने में नहीं आई। इसके अलावा मैं एक बात पर और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिन दो व्यक्तियों पर पंडित रामप्रसाद की बातें विशेषकर लागू होती है, उनमें से सचिंद्रनाथ सान्याल बाद को भी बराबर एक हुतात्मा की तरह काम करते रहे और उसी में वे शहीद भी हो गए। सौभाग्य से योगेश दादा अभी तक जीवित है और वे एक जीवित शहीद ही कहे जा सकते हैं। यह बात और उल्लेखनीय है कि श्री सचिंद्रनाथ सान्याल, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, श्री चटर्जी और श्री कार को छोड़कर उस समय के सभी बंगाली कार्यकर्ता उस उत्तर प्रदेश के ही निवासी थे और उनका सारा राजनैतिक जीवन इसी प्रदेश में गुजरा है। श्री चटर्जी और श्री कार भी काकोरी षड्यंत्र के बाद उत्तर प्रदेश के ही निवासी हो गए और यही इनका राजनैतिक जीवन व्यतीत हुआ। श्री चटर्जी आज भी संसद में उत्तर प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। आशा है कि पाठक सारी बातों पर गहराई के साथ विचार करेंगे और शहीद की आत्मकथा को उसी रूप में पढ़ेंगे जिस रूप में सभी साहित्य पढ़ना चाहिए, यान्यस्माकं सुचिरतानि त्यान्येव त्वयोपास्यानि ने इतराणि।